नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की एक्सक्लूसिव कवरेज। हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद मुमताज साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज उनसे खास मुलाकात में हम लोग बातचीत करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर, और ये अपने ख्यालात को बयान करेंगे। मुमताज साहब, क्या कहेंगे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर रोशनी डालें आप। सबसे पहले मैं तो द लोकल जर्नलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बर्निंग इशू पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया, जबकि मैं वो नाचीज इस लायक नहीं हूँ कि मैं बयान कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपने तौर से जो जो दुनिया में नज़र आती है, देश में नज़र आती है, वही बयान करूँगा। क्या कहना चाहेंगे, जो आप अपने नजरिए से देख रहे हैं, सियासत में आपकी एक अच्छी पकड़ रही है, एक अच्छा तजुर्बा रहा है, जो देखा गया कि मुल्क में जो है जमहूरियत, जो आज़ादी मिली है, उस हिसाब से देखते हुए जो मुल्क के मौजूदा हालात है, नफरत का माहौल है, सियासत है, क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालने से पहले कुछ माजी की तरफ भी नज़र दौड़ाना जरूरी है, तब आपको ये मौजूदा सूरत हाल का पस मंजर समझ में आएगा। 1857 के बाद 20, 25, 30 साल तक तो अफरा तफरी रही। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद में आया। 1900 में हिंदू महासभा बनी। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। 1919 में जमायत उलमा हिंद का क़याम इस मकसद से आया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का तमाम उलमा कराम मिलकर उनके मसाइल को, उनके फलाह बहबूद की तरफ काम करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का वजूद अमल में आया, और इस दरमियान 20 से 24 तक खिलाफत तहरीक भी चलती रही। और इसके इस्टेब्लिश करने वाले केशवराव बलीराम हेडकर जी थे, जो 1920 में खिलाफत तहरीक में भी शामिल थे। और खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था, जिसके वजह कर उनको सजा हुई, जेल हुई 11 महीने की। और उस वक्त वो हेडगेवर साहब सेंट्रल प्रोविंस के कांग्रेस के बहुत जिम्मेवार थे, जनरल सेक्रेटरी थे। वो जब जेल से 11 महीना वापस आए तो उनके बाद उनका नजरिया बदला और वो आरएसएस का क़याम अमल में लाया। उसके बाद आप देखेंगे इन लोगों का नजरिया 2-3 साल तो कोशिश करते रहे। उसके बाद जब सावरकर आए और गोलवालकर आए तो इन्होंने अपनी कई किताबें लिखी। बंच ऑफ थॉट तो है ये फेमस, इनके अलावा भी बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें और उस वक्त ये लोग, इनके बहुत बड़े नेता थे आरएसएस के मुंजे भाई, वो बाजाब्ता इटली जाकर मुसोलिनी से मुलाकात करके उनसे मुलाकात किए, और हिटलर से भी ये इंस्पायर थे। हिटलर से भी लोग इंस्पायर थे। आने के बाद बायाब्ता बयान दिया उन लोगों ने कि हम लोग का नजरिया नाजीवाद और फांसीवाद है। और सावरकर और गोलवालकर अपने बुनियादी दिनों में उस वक्त बायाब्ता उन्होंने लिखत में है कि सबसे पहला बयान उन लोग दिया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे और लोगों को भर्ती कर रहे थे, हिंदू मुसलमान को। तो सावरकर जो है अपने लोगों को, हिंदू भाइयों को ये तरगीब दे रहे थे कि आप लोग अंग्रेज की फौज में दाखिल हो। अंग्रेज हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन नंबर 1 मुसलमान है, दूसरा ईसाई है और तीसरा कम्युनिस्ट है। नंबर 1 ये इनका पहला आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी। दूसरी बात, गोलवालकर और सावरकर ये लिखे कि मुल्क का सत्ता ऐसा हो कि सत्ता बहुत मजबूत हो, और
मुल्क की संपत्ति, दौलत, वेल्थ चंद मुट्ठी भर लोगों के पास हो और अवाम कमजोर से कमजोर तर हो, कमजोर से कमजोर तर हो, तो ये मुट्ठी भर लोग कौन थे? ये मनुवादी लोग थे। जैसा कि आज मिसाल ले लीजिए, 145 करोड़ अगर आबादी है तो ये मनुवादी की तादाद सिर्फ 5 करोड़ है, बकिया में सब 140 करोड़ है। तो इनका मकसद था कि अवाम कमजोर से कमजोर तर रहे। ये इनका बुनियादी उसूल है, इनका बुनियादी मिशन है। ये जो अभी सियासत हो रहा है, ये सियासत नहीं है, ये जो है ये अपना मिशन को तकमील करने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए मनसूबाबंदी के साथ सियासत का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और इन्होंने 100 साल से ये कर रहे थे। कुछ मौका इन लोगों को 1970 में मिला था, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे और एल.के. आडवाणी जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। उस वक्त से कुछ मौका मिला, लेकिन ये ताना बाना टूटा कब? जब 2014 में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद इस चीज को इन लोगों ने, ये दो फार्मूला, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट, ये हमारा दुश्मन है, ये मनुवादी बोल रहे हैं। और दूसरा जो फार्मूला है, सत्ता एकदम मजबूत से मजबूत तर हो और देश का दौलत जो है चंद मुट्ठी भर लोगों के पास हो और अवाम कमजोर से कमजोर तर हो। इस पर 2014 से अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। सबसे पहले 2014 में, 2016 में डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी करके अवाम के जो जमा पूंजी थे सब छीन लिया इन्होंने। अवाम का जमा पूंजी छीन लिया। बहुत से लोग बचत करके रखते हैं, वो सब छीन लिया और उसकी पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सब दुनिया जानती है। अच्छा, दूसरी बात, इन लोगों ने दूसरा झटका दिया, विदाउट होमवर्क किए हुए जीएसटी लागू कर दिया। उससे मध्यम वर्ग जो कारोबारी थे और जो लोअर क्लास के जो कारोबारी थे, इन लोग समझ लिए कि दुकानदारी करते करते फुटपाथ पर आए, बेकार हो गए, सबको लागर कर दिया इन लोगों ने। जैसा वो जो बता रहे कमजोर से कमजोर तर होना चाहिए, वो इस पर अमली जामा पहना रहे हैं। उसके बाद दूसरा कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में भी जो बचा कुचा था, अवाम के पास से पैसे निकल गए। अभी एक और इन लोग सोचा छोड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में किसी को सोना रखने का इख्तियार नहीं, जितना सोना है सब रिजर्व बैंक में जाकर के बेच दो कम से कम दाम में। मतलब आदमी इमरजेंसी के लिए सोना वगैरह रखता है कि इमरजेंसी में कुछ काम आ जाए, बीमार पड़ जाए, 20-25 लाख का खर्चा हो तो चलो सोना बेच कर इलाज करा लेंगे, उससे भी वंचित कर दे रहा है इन लोगों ने। मतलब अवाम को, 140 करोड़ अवाम को जो है लागर और बेकार बनाना चाह रहा है। तो अब इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि ये लोग अपना जो मनुवाद का जो आइडियोलॉजी है उसको 140 करोड़ अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत करना चाह रहा है। सवाल है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी मेहनत कर रही है अपने तौर से, लेकिन अफसोस इस बात का है ये लोग आपस में मुत्तहिद नहीं है, जिसका फायदा इन लोग उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये जो अगर कर रहे हैं, जो 140 करोड़ अवाम, जिसमें से आप 74% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, आदिवासी आते हैं। ये 74% जो है ये है, और ये मनुवादी मुश्किल से 4% है। ये 4% जो है 74% को दबाने के लिए, क्योंकि अब ये लोग, इसके अंदर जो है मनुवादियों के अंदर इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है। इंसान को बांट कर रखा है। जैसे शूद्र को वो लोग अपने पैरों के नीचे रखता है, मतलब जिसको बोलते हैं अछूत है, छूत अछूत के इसमें रखा है, अनटचेबल जिसको बोलते हैं। तो अब ये लोग जब आवाज उठा रहे हैं, ये लोग बराबरी में आ रहे हैं। वो इस लायक थे कि पास में बैठने भी नहीं देते थे, वो तो उसके पैर के नीचे बैठते थे। अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता, तो इनको दबाए कैसे? असल ये क्या है, मैं ये 74% को दबाने के लिए ये जो नैरेटिव है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुसलमान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मुसलमान को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मुसलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग जो 74% को समझाने जा रहे हैं, देखो कोई बात होता है, मुसलमान आबादी में बढ़ जाएगा, यहाँ हुकूमत कर लेगा, तुम्हारा ये जैसे कि कई बयान आया, मंगलसूत्र छीन लेगा, ये 74% वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये 74% जाग जाए, असलियत को समझ जाए,
तो ये मनुवादी का खात्मा हो जाए और देश बच जाएगा। सबसे पहले तो इसमें दूसरी बात ये कि ये लोग आज़ादी 15 अगस्त तक गांधी जी की मुखालफत करते रहे, वल्लभ भाई पटेल की मुखालफत करते रहे, कृपलानी की मुखालफत करते रहे, नेहरू की मुखालफत करते रहे और ख़ास तौर से तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुखालफत करते रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग जब भी आज इन दिनों में 14 वर्षों में 11 वर्षों में ये लोग हर वक्त इनकी जुबान पर गांधी जी का नाम रहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रहता है और नेहरू का तो नाम तो समझे बेतादाद लातादाद तौर से लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिनकी जुबान पर यह है, लेकिन जिनकी आइडियोलॉजी को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका नाम नहीं लेते ये लोग। सावरकर गोलवालकर का नाम नहीं लेते ये लोग, नाम तो लेते हैं गांधी जी का, नेताजी का, जबकि नेताजी का इन लोग कट्टर विरोधी किया। इस तरह इन लोग, अरे अगर ऐसा है तुमको अवाम के पास जाना है, अपने मतदाताओं के पास जाना है, तो भैया तुम अपनी आइडियोलॉजी पेश करो ना उनको, तुम जाओ ना उनके पास मतदाताओं के पास जाओ, जाकर बोलो कि भैया हमें गोडसे के नाम पर वोट दे बाबा, हमें हेडगेवर के नाम पर वोट दे बाबा, हमें सावरकर के नाम पर वोट दे बाबा, हमें गोलवालकर के नाम पर वोट दे बाबा। कम से कम बंगाल की सरजमी में अगर इस नाम से अगर वोट मांगने आए तो जो पुरुष हैं तो वो तो जूता चप्पल से इनका स्वागत करेंगे, और जो महिला है, नारी है, बंगाल की नारी, वो जो है झाड़ू से इनका स्वागत करेगी। ये मेरा अपना मानना है। और बंगाल की धरती जो है ये इनकलाबी धरती है, ये महापुरुषों की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है। यहाँ बंगाल जो चलेगा, खासकर बंगाल, ये श्री रामकृष्ण परमहंस जिसने पूरा रूहानियत का जोत जगाया, स्पिरिचुअलिटी फैलाया पूरा, स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्होंने पूरा दुनिया में भारत को पहचान करवाया, और राम मोहन राय ने सतीव्रता को खत्म किया। राम मोहन राय को तो ये अपना दुश्मन समझते हैं कि इन्होंने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया सतीव्रता खत्म करके। दूसरी बात ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने 1854-55 की बात है, शायद 250 साल पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था, विधवा विवाह उन्होंने शुरू कराया। इसी कलकत्ता में पहली बार जो विधवा विवाह हुआ। तो ये लोग सोचते हैं कि राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग दोनों जो है हमारे धर्म को नष्ट किया, हमारे परंपरा को खत्म किया। सतीव्रता तो आज 2000 साल से 2500 साल से ये परंपरा चली आ रही थी। विधवा विवाह का क्या बुरा हाल था, पूरा हिस्ट्री में देख ली, पता चल जाएगा। तो ये जो है इस तरह से इन लोगों ने अपना दोहरा रूप बहरूपिया के तौर पर अपने को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बंगाल की धरती है, बंगाल की धरती श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, अरविंदो घोष, इन सबके आदर्शों पर बंगाल चलेगा। बंगाल किसी भी हाल में गोडसे, हेडगेवर, सावरकर और गोलवालकर के पथ पर नहीं चलेगा। ये बंगाल चलेगा तो अपने पुरुषों के जो आदर्श है, जो उनका जो पथ दिखाया हुआ है, उसी पर बंगाल चलेगा। यहाँ सावरकर, गोलवालकर का कदम भी बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह से साजिश करके, बहुत कंस्पायरेसी करके ये लोग आ रहे हैं, और इस तरह का बहुत सारा हथकंडा ये लोग इस्तेमाल करेंगे आने में दिनों में। अब देखिए, अब सवाल ये होता है कि अवाम करे तो क्या करे। मैं बंगाल की सियासत पर आ रहा हूं। देखिए, बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, पार्लियामेंट सांसद ही बनी, लेकिन जब बंगाल की विधानसभा का बात आता है तो कांग्रेस का हाई कमान कभी नहीं चाहता था कि यहां से लेफ्ट फ्रंट हटे, लेफ्ट फ्रंट से मुकाबला। शायद आपको याद होगा 25 नवंबर 1992 को ममता बनर्जी
एक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यूथ कांग्रेस के सदर के हैसियत से एक रैली बुलाई थी, जो कि आज भी उसको लोग याद करते हैं। एक तारीखी जलसा था, जबकि प्रदेश कांग्रेस के नेता लोग उनको मतलब सहयोग नहीं किए थे। अपने बलबूते वो रैली बुलाई थी और काफी तादाद में लोग आए थे, जिसका आदमी को गुमान भी नहीं था कि इतने लोग जमा होंगे। वहां पर ममता बनर्जी ने मार्क्सवादियों के खिलाफ मृत्यु घंटा बजाया था। जब मृत्यु घंटा बजाया तो आप देख लीजिएगा 26 नवंबर का द टेलीग्राफ उठा करके उस पर हाई कमान, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, वहां से बांग दे रहे हैं, ममता गो सिलो, हमारे मार्क्सवादी बंधुओं के साथ मेरे दोस्तों को तकलीफ मत दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो ये ममता बनर्जी को, ये लोग कांग्रेस में रहते हुए जब थे तो ममता बनर्जी को मतलब ऐसा सुजुग नहीं देते थे कि कम्युनिस्टों के साथ इस तरह लड़ाई करो, उनको डिस्टर्ब मत करो। इस तरह से जब कांग्रेस से इनका निभाव नहीं हुआ, जब देखा कि हमें कांग्रेस से लड़ने नहीं देंगी, तो आपका 1 जनवरी 1998 को इन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। और सबसे हैरत की बात है कि अकेली एक महिला, शायद ही 2-3 आदमी उस वक्त साथ होंगे उनके, अकेले ही वो एकदम अपने दम खम से तृणमूल कांग्रेस को कायम किया। और कायम करने के बाद ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों को, इन लोगों को 34 वर्षीय हुकूमत को बेदखल किया। जबकि 34 वर्षों में ममता बनर्जी को कई बार जान से मारने की कोशिश की गई। आपको हाजरा का मामला मालूम ही है सबको, लल्लू आलम ने उन पर हमला किया था, गार्डन रिज मटिया बुरुज में उन पर हमला हुआ था, उसके बाद और भी जगह कहीं हमला हुआ था। तो ये इन सब का परवाह किए बगैर वो लड़ाई करती रही। और समझ लीजिए उनके सिलसिले में एक आता है, हम अकेले चले ही थे मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस तरह से आज ममता बनर्जी के पास एक मेजोरिटी है, एक पूरी ताकत है। अब सवाल यह है कि अभी जो पोजीशन है, मौजूदा सूरत हाल बंगाल की, अभी आप देखिए ये बीजेपी वाले महाराष्ट्र से होते हुए, महाराष्ट्र को विजय करते हुए, हरियाणा विजय करते हुए, दिल्ली विजय करते हुए, बिहार विजय करते हुए, अब जो है बंगाल को विजय करने की। अब मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस विजय रथ को रोकने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो वो ममता बनर्जी के अंदर है, और वही इसकी विजय रथ को रोक सकती है। और ये काम बंगाल के 11 करोड़ आवाम के समर्थन से और उनके आशीर्वाद से ममता बनर्जी, आपको ये इनके मोदी अमित शाह का जो विजय रथ चला है 4 रियासत से होते हुए, इंशाअल्लाह ताला बंगाल में इनको धूल चढ़ाया जाएगा और बंगाल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। ममता साहब, यहाँ की आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी सवाल लेते हैं आपसे, इसके जवाब में क्या कहेंगे? बंगाल की आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं बंगाल के आवाम से यही कहना चाहूँगा कि वो इधर उधर की बातों में ना रहे। नई बहुत सारे मामला नाम लेकर बोलता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस की हैसियत है कि उनके पास अभी अपना संगठन ही नहीं है, वो तो सरवाइव करने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। मार्क्सवादी जो है, मार्क्सवादी भी अपने सरवाइव के लिए इलेक्शन लड़ रही है। और लेकिन ऐसा लगता है कि मार्क्सवादियों ने इस बार थोड़ा सा मेहनत किया है, मुमकिन है 2-4 सीट लिया है वो, समझे। और बाकी आईएसएफ वाले जो कोशिश कर रहे हैं वो गिनती के है, उनसे कोई ये बीजेपी से मुकाबला कर नहीं सकती। अगर अवैसी आएगा, अवैसी का कोई यहाँ वजूद नहीं है और बंगाल के लोग अवैसी को रिजेक्ट करेंगे। और दूसरी बात, अभी जो नया सोसा चढ़ा है हुमायूं कबीर का, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग बातिल का आलाकार बन रहे हैं उसको आप एकदम रिजेक्ट करें। एकदम ये लोग बातिल का आलाकार बन रहे हैं, इसलिए हमें होशियार रहने की जरूरत है। और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो मरकजी हुकूमत है, ये बीजेपी है या मनुवाद लोग हैं, ये लोग उन लोग ये ठान लिए हैं कि हम बंगाल फतह करेंगे, हम बंगाल फतह करेंगे। इसके लिए ये लोग बहुत सारा हरबा इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए ये लोग बहुत सारा हरबा इस्तेमाल करेंगे। और
बहुत सारा चक्रांत करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ना, 1919 में पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, पहलगाम हो गया, ये सब जो है इस तरह का चक्रांत इस बार वो बंगाल में कोशिश करेंगे। और हमें डर है कि पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता था उस चक्रांत को पूरा करने के लिए, और इस बार ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जा रहा है और बांग्लादेश को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा बंगाल के अवाम होशियार रहें, चाको चौबंद रहें, किसी भी साजिश का शिकार ना हो। और आप लोग एक तरफा तौर से, क्योंकि ये मुकाबला बीजेपी से मुकाबला ममता बनर्जी ही कर सकती हैं, और ये इनका विजय रथ जो है ममता बनर्जी ही रोक सकती हैं। आज के डेट में कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है, मार्क्सवादियों के पास वो ताकत नहीं है, और बाकी छोटी छोटी पार्टी तो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, बस ऐसी अपना नाम पैदा करने के लिए कर रही हैं। और ऐसे भी एक बात और मैं कह दूं आपको, लोग बहुत सारी बात करते हैं कि सवाल का जवाब नहीं, तो सवाल का जवाब तो ज्योति बासु भी नहीं देते थे। ज्योति बासु से कोई सवाल करने की हिम्मत रखता था, कोई क्वेश्चन करने की हिम्मत रखता था? नहीं रखता था। लेकिन एक दीवाना ने बंगाल केमिकल मैटर पर ज्योति बासु पर उंगली उठाई थी। उस दीवाने का नाम शायद आपको याद होगा, ज्योतिन चक्रवर्ती, जो आरएसपी का लीडर था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। लेकिन क्या हुआ, ज्योति बासु ने ज्योतिन चक्रवर्ती को मिनिस्ट्री से हटा दिया, और यहां तक कि पार्टी को बोल के पार्टी से हटा दिया। विनय कुमार चौधरी बेहतरीन इंसान, उनका क्या दशा किया ज्योति बासु ने। तो ये सवाल वो भी जवाब नहीं देते थे। लेकिन एक बात कह दूं आपको, ये बड़ा अजीब बात होगा जो कि शायद ही कोई बोलता होगा। मैं ये बात कहता हूं कि ज्योति बासु का आशीर्वाद ममता बनर्जी को हासिल था। ज्योति बासु का आशीर्वाद ममता बनर्जी को हासिल था। अगर ये बात बोलूं तो बेजा ना होगा। तो आज सब पूरे बंगाल को, 11 करोड़ आवाम को मिलजुल कर जो मनुवादी हमला हो रहा है, सावरकर गोलवालकर को यहाँ मुसल्लत किया जा रहा है, हमारा जो ये संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, ये इस हमले को रोकने के लिए एकजुट होकर उसका मुकाबला करें और तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करके वही मुकाबला कर सकती है रोकने के लिए। और हमारी संस्कृति बंगाल की क्या है? बंगाल की संस्कृति है क्या? बंगाल की संस्कृति भालोबासा, 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 यही हमारी संस्कृति है बंगाल की। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं एक शेर के साथ। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है।